मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सिख संगत में शिरकत की और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने यूसीसी लागू किए जाने के साथ बनभूलपुरा में दंगाइयों के साथ हुई सख्ती का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कठोर नकल कानून लागू किया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करे, महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम करे, पत्रकार साथियों को भी जानलेवा हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश करे। हमने कहा ये देवभूमि में हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की जो दंगे से नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी, उसी उपद्रवी से की जाएगी। खबर देहरादून से। दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का नया गृह सचिव बनाया गया है। शैलेश बगौली की जगह दिलीप जावलकर को गृह सचिव बनाया गया। चुनाव आयोग के आदेश के बाद शैलेश बगौली को हटा दिया गया था और अब जावलकर वित्त के साथ ही गृह विभाग भी संभालेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के शामिल होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा था। वहीं मामले में ऋतु खंडूरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ कोटद्वार विधायक की हैसियत से रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कोटद्वार विधायक की भी है और ऐसे में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोटद्वार विधायक होने के नाते मेरी कोई जिम्मेवारी अपने जनता के प्रति है, कोटद्वार के प्रति है। और अगर कल मैं मंच पे रही और अगर मैं रैली में रही, वो मैं कोटद्वार विधायक के तौर पर रही और मुझे इसमें कोई भी झिझक नहीं है कहते हुए कि ये मेरा दायित्व बनता था और इसको मुझे करना चाहिए था। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। अनिल बलूनी ने गुमखाल इलाके में जनसंपर्क किया तो उसके बाद लैंसडाउन पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो सांसद बनने के बाद लैंसडाउन से कैंट के नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए, ये डिमांड रखेंगे और इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। साथ ही लैंसडाउन को विकास के शीर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले आप सिद्धवली गए, उसके बाद लैंसडाउन में गए, तो लैंसडाउन में जैसे मैंने सुना आपने कहा कई वादे करें कि कैंट को आप मुक्त कर देंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई प्रत्याशी, कोई भी पार्टी जनता के पास जाती है तो अपना एजेंडा बताती है। हम लोग हर जगह जाके बता रहे हैं। जैसे हमने कोटद्वार में कहा कि कर्णवाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएंगे, उसी प्रकार से हमने लैंसडाउन में कहा। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ कि लैंसडाउन में जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए नियमों को। लैंसडाउन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ से पलायन को रोकने के लिए लैंसडाउन का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरीके से भ्रमण कार्यक्रम रहने वाला है? पूरा संसदीय क्षेत्र है आपका। देखिए, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ इलाका है। हम लोग कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को फिर भी टच करने की, हम कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक जाने की, हर क्षेत्र तक जाने की, जितना संभव हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गढ़वाल के विकास के लिए अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर गढ़वाल लोकसभा की चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो उलझुल बातें कर रहा है उसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते। वो काम कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, लैंसडाउन।
टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज कई जगहों पर जनसंपर्क किया और अपनी जीत का दावा किया। नागड़ी, चंबा, नई टिहरी, कोटी और जाखड़ी धार में कई जगह लोगों से मुलाकात की और लोगों से पीएम मोदी के उत्तराखंड डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने की अपील की है। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने फिर से टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुझे टिकट नहीं मिलता। कुछ हुआ होगा इसीलिए तो टिकट मिला है। ऐसे सबको तो चाहते तो सब है, मिलता तो सबको नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट के लिए अल्मोड़ा शहर में दफ्तर खोला है, जिसका उद्घाटन प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने किया। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे और कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। प्रदीप टमटा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से सेना में पुराने तरीके से भर्ती की जाएगी, क्योंकि नौजवानों के रोजगार के साधन तबाह हो गए हैं। मौजूदा सरकार पर ये हमला नहीं किया। पुरानी जो हमारी सैन्य परंपरा थी सेना में भर्ती की, उसको पूरा शुरू करेंगे। यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरे लिए भी टास्क है। कांग्रेस ने भी कहा कि नौजवानों का अगर भविष्य नहीं बनेगा तो इस देश का भविष्य नहीं बन सकता है। दिल्ली में उत्तराखंड के लिए आज होने वाली कांग्रेस सीईसी की बैठक टल गई और अब ये बैठक कल होगी। आज हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फैसला होना था, लेकिन मीटिंग न होने की वजह से दोनों ही सीटों पर फैसला भी नहीं हो पाया। अब कल सीनियर लीडरशिप दोनों ही सीटों पर नाम फाइनल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हरिद्वार सीट पर हरीश रावत को ही चुनाव लड़ाना चाहती है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर पार्टी की एक राय नहीं है। वहीं हरक सिंह की भी नजर अब हरिद्वार सीट पर है। इसके अलावा दूसरी सीटों की बात की जाए तो सीनियर नेताओं के नाम पर ही विचार हो रहा है। कल कांग्रेस की ओर से बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी तक अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कांग्रेस की ओर से हरिद्वार और नैनीताल सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उनकी हरिद्वार सीट पर कोई दावेदारी नहीं है और माहरा ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि हरीश रावत यहां से चुनाव लड़े। हरिद्वार में आप भी दावेदार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसको चाहते हैं, आप कौन चुनाव लड़े? देखिए, मैं दावेदार नहीं हूं। मैंने पहले दिन से कहा मैं पार्टी का सिपाही हूं, जहां जिस मोर्चे पर लगे वहां लगूंगा और नाम आना दावेदारी करना नहीं होता। हम चाहते हैं वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं हरीश रावत जी, वो चुनाव लड़ें और उनके चुनाव लड़ने से पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट के 22 मार्च से नॉमिनेशन करेंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय टमटा नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके बाद 22 मार्च को हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 26 मार्च को पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसी दिन 26 मार्च को ही टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह भी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इसके साथ ही 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट का नामांकन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी नॉमिनेशन में शामिल होंगे। उत्तराखंड में बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। पौड़ी लोकसभा संसदीय सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने मिलकर पूरी कर ली है। यहां जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे। वहीं प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को बाहर रोकने के इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। नॉमिनेशन को लेकर जो प्रिपरेशन होनी चाहिए और ईसीआई के जो डायरेक्शंस हैं, आरओ हैंडबुक में जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं लीगल और प्रोसीजरल, वो सारे के सारे उनको कंप्लाई किया जा रहा है और हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए। आचार संहिता लागू होते ही जिले में लाइसेंस धारकों के हथियार जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इस समय केवल उन्हीं लाइसेंस धारकों के हथियार जमा होंगे जिनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज है। अन्य लोगों को हथियार जमा करने में छूट दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान अपना शस्त्र नहीं जमा कराना चाहते हैं कुछ लोग,
जिन्हें जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। कमेटी तय करेगी कि आचार संहिता के दौरान संबंधित शख्स का शस्त्र जमा करवाया जाए या नहीं। जिलाधिकारी सोनिका सिंह का कहना है कि कई लोग अपने हथियारों को जमा कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज दी गई हैं कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या एंटीसीडेंट है तो उनके हमें असले जमा कराने हैं, लेकिन किसी और उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराना है। लेकिन जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी हो गए या कोई और हो गया जिसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो किसी को हमें फोर्सफुली असले जमा नहीं करवाने हैं। हल्द्वानी में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां कालाढूंगी रोड पर चलती स्कूल वैन में अचानक ही आग लग गई। रोड पर ही अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स पतले से पाइप के सहारे आग बुझाता दिखा। स्कूल वैन बच्चों को ड्रॉप कर लौट रही थी, तभी तकनीकी खराबी की वजह से धुआं उठने लगा और देखते देखते पूरी की पूरी वैन ही जल उठी। बागेश्वर में जंगल जलने का सिलसिला निरंतर जारी है। जिले में हर रोज किसी न किसी स्थान पर जंगल धधक रहे हैं। मंगलवार को जंगल की आग एडीएम आवास तक पहुंच गई। आवास के पास के जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एडीएम आवास के पिछले हिस्से तक ये आग पहुंच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा में नहाते हुए एक युवक डूब गया। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने गंगा में सर्चिंग अभियान चलाया और 17 साल के निखिल को बाहर निकाला, फिर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि निखिल अपने 6 दोस्तों के साथ ध्रुव घाट पर नहा रहा था, तभी गंगा में बह गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बीआरओ ने खोल दिया है। भारी बर्फबारी के बाद हाईवे बंद हो गया था। नेशनल हाईवे पर अभी भी दोनों तरफ 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी है। सड़क पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर आ चुके हैं। इसी के साथ भारत के प्रथम गांव माणा तक सड़क खुलने से सेना और बीआरओ की गाड़ियां आसानी से अब पहुंच पा रही हैं। बद्रीनाथ धाम में बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिन्हें ठीक करने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। मंदिर नहीं दिखा ना बद्रीनाथ। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल से प्रभावित लोगों की अनदेखी के चलते प्रभावित लोग परेशान हैं। विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। टनल निर्माण से कई गांवों के 1 दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। कई बार सर्वे के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्हें सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है। डीएम ने कहा कि रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और शासन स्तर पर इसमें कार्रवाई होगी। भी चंबा टनल के प्रकरण है और भी अन्य प्रकरण भी हैं जो कि आरओडब्ल्यू से बाहर हैं, मतलब जो लैंड एक्वायर हुई थी उसके बाहर जहाँ जहाँ क्षति हुई थी उन सभी का प्रस्ताव और उनका जो भी एप्लीकेशंस थी वो हमने शासन को प्रेषित की गई हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बैठक भी की गई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कोई भी जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेंगे। खबर उत्तरकाशी से, जहां सिल्याण गांव के ठीक नीचे सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भूधंसाव की स्थिति बन गई है। सिल्याण गांव से 4 से 5 घरों में दरारें पड़ने के साथ ही कुछ पेड़ भी भूधंसाव की जद में आ गए हैं, जिसके बाद गांव वाले दहशत में हैं। ग्रामीण जिला प्रशासन से सुरक्षात्मक कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी सड़क में कटिंग का काम कर रहा है, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से ही गांव के सामने अब खतरे की स्थिति बन गई है। ज्ञापन देकर सुरक्षा की इन्होंने मांग की है। सिल्याण गांव के नीचे जो सड़क कटिंग चली थी उसके कारण जो है कुछ दूध टाइप की जमीन है जिसमें जो है वो पूरा ऊपर गांव को खतरा हो गया। काफ़ी मात्रा में ऊपर स्लाइडिंग हो रही है और काफ़ी पेड़ भी है, कम से कम 30 पेड़ हरे पेड़ जो है वो गिर के नीचे आ गए हैं। तो सिल्याण मोटर मार्ग पर हमारे मकान को खतरा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है और विभाग से
दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने का कष्ट करें। भूदसाव से जो है खेतों में भी और मकान में काफ़ी दरारें पड़ी है। हमारे मकान में भी दरारें पड़ी है और 1-2 और भी मकान है गांव में, उनको भी दरारें पड़ चुकी है। जोशीमठ भूधसाव की आफत के बाद 1 साल बाद ट्रीटमेंट का काम शुरू हो सका है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम भी चल रहा है। पाइपलाइंस शिफ्ट की जा रही हैं। मुख्य बाजार में लगातार लाइंस बिछाई जा रही हैं। बीआरओ की ओर से सड़क को डबल लाइन बनाने का काम भी जोशीमठ में चल रहा है। सरकार जोशीमठ की ट्रीटमेंट को लेकर काम करती दिख रही है। पौड़ी जिले में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। प्रशासन के साथ मिलकर कई दुकानों पर आज रेड डाले गए। इस दौरान कई दुकानों से सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। कई दुकानों पर जुर्माना भी लगा है। प्रशासन की टीम ने साफ सफाई को लेकर कई दुकानदारों को फटकार भी लगाई। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जिसके मद्देनजर इन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की टीम अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोटद्वार द्वारा अभी तक 7 नमूने जांच के लिए भेजे हैं, जो जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और जो सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट हैं उन्हें जांच के लिए भेजा है। आगे बढ़ेंगे और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। रामपुर तिराहा कांड में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा पर आंदोलनकारियों में खुशी। हालांकि उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चमोली के बिरही में आंधी तूफान से 3 पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे, जिसके बाद जेसीबी की मदद से इन्हें हटाया गया। रामनगर के टांडा में निर्माणाधीन मकान का गेट गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स घर में लोहे का गेट लगा रहा था। नैनीताल के बलिया नाले के ट्रीटमेंट वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब के बाद याचिका को बंद कर दिया। रामनगर के लखनपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें सवार एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में स्वामी यति नरसिम्हानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में गाजियाबाद के डासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद एग्जाम के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके लिए बोर्ड मुख्यालय में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। पहाड़ों पर इस साल सर्दियों में बारिश कम होने का असर दिखने लगा है। बागेश्वर के कई इलाकों में अभी से ही पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम ने सोनप्रयाग के बीच कई स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने की मांग की और लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर की। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।